अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोएगुलेशन पाथवे को। और हम पढ़ेंगे ड्रग्स की कौन कौन से ड्रग किस पाथवे के किस पॉइंट पे जो है वो एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज्म एक दफ़ा बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है। एंडोथेलियम रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइलिन। नाइट्रिक ऑक्साइड से वैसोडाइलेशन एंड प्रोस्टासाइलिन से क्या होता है कि प्लेटलेट इनहिबिशन, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन की जो है वो इनहिबिशन होती है। लेकिन जब इंजरी होती है यानी कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी बॉडी पे कट लगा है, तो उस टाइम जो आपका एंडोथेलियम है वो कम हो जाता है, मतलब वो उस जो कोलेजन है वो एक्सपोज्ड हो जाता है। ठीक है, जब कोलेजन एक्सपोज्ड होता है ना, तो ऑब्वियसली एंडोथेलियम कम हो गया, एंडोथेलियम जो है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से अब जो प्रोस्टासाइलिन है उसका लेवल कम हो जाता है और जो है कोलेजन एक्सपोज्ड हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी उस लेवल का प्रोड्यूस नहीं होता जितना नॉर्मली होता है। सो कोलेजन एक्सपोज होने की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो कोलेजन के साथ अटैच होते हैं वाया वॉन विलबैंड फैक्टर के ज़रिए। ठीक है, और इनका मतलब ये जो वॉन विलबैंड फैक्टर है ये एज अ ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है इन द अटैचमेंट ऑफ द प्लेटलेट्स विद द कोलेजन। ठीक हो गया, तो इनके साथ ये जो है ये प्लेटलेट्स अटैच हो जाते हैं। जब ये प्लेटलेट अटैच होते हैं ना, तो अपनी शेप ऑब्वियसली अटैचमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम एंड सबस्ट्रैट भी है, थोड़ा बहुत कुछ तो होता है ना कि लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस फिट मॉडल, आप लोगों ने उसको रखना है। जैसे अटैचमेंट के लिए थोड़ी बहुत शेप चेंज होती है। ठीक है, तो इसी तरह प्लेटलेट्स जैसे ही अटैच होंगे ना, उनकी शेप जो है वो चेंज होगी एंड वो सिक्रेट करना शुरू कर देंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिनमें कौन कौन से आ जाते हैं। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आ जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोक्सेन A2 आ जाता है। थ्रोम्बोक्सेन A2 आपको पता है कि प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेशन कॉज करता है। जिन्होंने इन्फ्लेमेशन का लेक्चर लिया उनको बहुत अच्छी तरह अब तक पता होगा कि किस तरह से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन से जो है वो थ्रोम्बोक्सेन बन रहा है और किस तरह से जो है वो प्रोस्टासाइलिन बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा थ्रोम्बिन रिलीज करता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF एंड सेरोटोनिन, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू होते हैं। अब प्लेटलेट एग्रीगेट तो हो जाते हैं, अब उनको एक साथ जोड़ने के लिए, क्लॉट को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि प्लेटलेट एक दूसरे के साथ अटैच हो। ठीक है, अब ये जो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका क्या काम होता है, ये रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होता है। इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनमें इसकी जो सब टाइप होती है जिसके साथ ये अटैच होता है वो होता है P2Y12। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोग अभी पॉइंट आउट कर लें कि इस पर एक ड्रग एक्ट करने वाला है। ठीक है, अब जब ये एक्ट करता है ना, इस प्लेटलेट्स के ऊपर अटैच होता है, तो ये कॉज करता है स्टिमुलेशन एंड स्टिमुलेट करता है एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जो एक्टिवेट होता है किसकी बाइंडिंग की वजह से। ADP इसके साथ अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और इंटरनल प्रोसेसेस मतलब काफ़ी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये कॉज करती है इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है ना, तो अब ये जो अब सारे प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, उनको जुड़ने के लिए चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, वो फिब्रिनोजेन के साथ तो बाइंड करेंगे, लेकिन उनको किसके साथ, वो फिब्रिनोजेन किसके साथ बाइंड करेगा, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ एक रिसेप्टर के साथ अटैच होती है। तो फिब्रिनोजेन के अटैचमेंट के लिए ये रिसेप्टर्स जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं ना बाहर निकलना, किसी मशीन से अक्सर होता है ना कि उसका जो पार्ट है वो बाहर निकलता है और आप उसमें की इंसर्ट करते हो और समथिंग इस तरह का होता है। तो इसी तरह ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होता है और जिसके साथ फिब्रिनोजेन जो है वो अटैच होती है। अब ये दो प्लेटलेट्स हैं और इन दोनों की अटैचमेंट के लिए कि इन दोनों के साथ इनकी अटैचमेंट कौन करवा रहा है, फिब्रिनोजेन। लेकिन फिब्रिनोजेन जो है इट्सेल्फ ये अनस्टेबल क्लॉट फॉर्म करता है, इसको फिब्रिन में कन्वर्ट होना पड़ता है और फिब्रिन जो है वो फॉर्म करता है एक स्टेबल क्लॉट। लेकिन अब फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा कौन। ठीक है, तो अब तक अभी ये भी आप लोग ज़रा रुके यहाँ पर। ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा है प्राइमरी कोएगुलेशन पाथवे। अब हम चलते हैं सेकेंडरी कोएगुलेशन पाथवे की तरफ। नाउ कम्स हियर, ये आ जाता है सेकेंडरी कोएगुलेशन पाथवे। इसमें आपके पास दो पाथवे हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो है वो ज़्यादा फास्टर है, वारफेरिन इधर एक्ट करता है। ठीक है, और इसमें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और एक आ जाता है इंट्रिंसिक पाथवे, ये ज़रा स्लो है, आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो है वो इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और इसमें जो है वो PTT इंक्रीज या डिक्रीज होता है अगर कोई प्रॉब्लम हो। हेपरिन जो है वो इस पाथवे पे एक्ट करता है। ठीक है ना, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है हेपरिन एंड वारफेरिन, इसलिए मैंने इसका बता दिया। ठीक है, आमतौर पे कोई वेसल डैमेज हो तो फिर इंट्रिंसिक एक्टिवेट होता है, अगर कोई आपका टिश्यू डैमेज होता है तो फिर वो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक हो गया मेरे पास ये बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो याद रखना है,
वो ये है कि एक्सट्रिंसिक में जो है वो एक 7 आता है बस, ठीक है। 2 और 5, 1 तो आपको पता है कि 1 फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 इंटू 5 क्या आता है 10, सो 10 ये वो पॉइंट है। 2 इंटू 5 से क्या होता है 10, तो ये 10 वो पॉइंट्स है जिसमें एक्सट्रिंसिक भी आके मिलेगा और इस इंट्रिंसिक भी आके मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग चले जाओ 12 की तरफ। ये भी आपको थोड़ा बहुत जिनको आइडिया उनको याद होगा कि 12 फैक्टर्स होते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर 12 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हैगमैन फैक्टर इसको कहते हैं। फैक्टर 12 से इसका एक्टिवेटेड फॉर्म बनती है। इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म से जो है फिर 11 आ जाता है, 11 के बाद आ जाता है 9 और 9 से इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जो कि आपके पास आ जाता है 10, मतलब 10A एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये जो 9 ने जो ये तो 10 को कन्वर्ट करना है ना, इसके लिए एक को फैक्टर की ज़रूरत होती है जो कि फैक्टर 8 एक्ट करता है एज अ को फैक्टर के तौर पे। फैक्टर 8 का काम ये है, इसीलिए अक्सर आप लोग देखोगे कि जो इंट्रिंसिक पाथवे में इसका इतना जिक्र नहीं होता, लेकिन हीमोफीलिया में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो यही बात आप लोगों ने याद रखना कि अगर इंट्रिंसिक पाथवे में ज़्यादा लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं तो वो क्यों नहीं करते, क्योंकि जस्ट एज अ को फैक्टर है, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है। को फैक्टर के बगैर मुकम्मल तौर पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। सो ये जब 10A एक्टिवेट हो जाता है ना, अब ये इसका क्या काम है, 10A ने जो है वो एक्टिवेट जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को इनटू द थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन है फैक्टर 2 और थ्रोम्बिन जो है वो 2A है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना है, वो कौन कन्वर्ट करेगा, फैक्टर 10A करेगा, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन ये वो आपके पास फैक्टर है जो कि फिब्रिनोजिन को, अब ये थ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजिन को इनटू द फिब्रिन और ये बनाएगा स्टेबल क्लॉट। सो आपके पास जब कोई इंजरी होती है तो आपके पास दोनों पाथवे एक्टिवेट होते हैं, पहला प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपके पास जो है वो कोएगुलेशन कैस्केड जो है वो बिल्कुल मतलब फैक्टर्स वाला स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन। सो इधर इंट्रिंसिक पाथवे में भी हमारे पास ड्रग्स अब आप लोग देखोगे और एक्सट्रिंसिक पे भी वो प्राइमरी पे भी देखोगे और सेकेंडरी पे भी देखोगे ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में एक जो है वो फैक्टर आप कह लो या प्रोटीन कह लो वो कन्वर्ट नहीं होने देता और वो क्या है प्लाज्मिन। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर से बनता है प्लाज्मिनोजिन और प्लाज्मिनोजिन वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में विच इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द फिब्रिनोजिन इनटू द फिब्रिन एंड थस इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल क्लॉट, ठीक हो गया। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना कि अब इसके भी एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स आएंगे फिब्रिनोजिन एंड प्लाज्मिन के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ड्रग्स की तरफ। अब हम चलते हैं एंटी कोएगुलेंट एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की तरफ। इनमें पहली क्लास है एंटी थ्रोम्बोटिक जिनको प्लेटलेट इनहिबिटर भी कहते हैं, यानी प्लेटलेट को किसी तरह इन्होंने इनहिबिट करना है कि ये लोग जुड़े ना, मतलब साथ में इनकी एग्रीगेशन ना हो। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है थ्रोम्बोक्सेन A2 इनहिबिटर विच इज़ द एस्पारिन। इट इज़ अ वेरी वेल नोन ड्रग। जिन्होंने एस्पारिन की क्लास ली है लेक्चर में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ कि उनमें सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ कि किस तरह से ये एस्पारिन जो है वो COX-1 को इनहिबिट करता है और थ्रोम्बोक्सेन इनहिबिशन होती है, किस तरह से जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन की इनहिबिशन होती है और ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं उसमें फॉर्म होती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ADP रिसेप्टर इनहिबिटर्स, यानी ADP P2Y12 इनहिबिटर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अटैच होते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर, ये रिसेप्टर मौजूद है और ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अटैच होता है इनके साथ और कॉज करता है द स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, ठीक है ना। तो अब इनमें कौन कौन सा ड्रग आ जाता है, क्लोपिडोग्रिल आ जाता है, प्रेसोग्रिल आ जाता है, टीकाग्रिल और आ जाता है एंड टाइक्लोपिडिन आ जाता है। क्लोपिडोग्रिल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। जो टीकाग्रिलोर है ना ये रिवर्सिबली बाइंड करता है, बाकी सारे इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिवर्सिबली बाइंड करता है, ठीक हो गया हमारे पास। अब इनमें जो आप लोगों ने याद किस तरह से रखोगे कि MCQs आते हैं, किस तरह से आप लोग इसको आइडेंटिफाई करोगे, इसमें ग्रिल का वर्ड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ये ग्रिल फॉर्म करता है। ग्रिल होता है ना कि अटैचमेंट, जैसे दो चीज़ों को अटैच करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रिल लगा दी या इस तरह से, तो ग्रिल का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इसने जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को एक्टिवेट करना है जो कि फिर फिब्रिनोजिन के अटैचमेंट में काम आएगा, तो सारे प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो आप लोगों ने ये ग्रिल का वर्ड इसको इससे थोड़ा सा याद रखना है। टीक्लोपिडिन, आप लोग जब क्लोपिडोग्रिल याद कर लोगे ना तो टीक्लोपिडिन आप लोग को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका जो है वो पार्ट है। फिर आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स या ब्लॉकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए आपको सबसे पहला इस पर ड्रग आ जाता है एबिक्सिमैब जो कि ऑब्वियसली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मैब एंड पे लगा हुआ है। इसके बाद आ जाता है एप्टिफिबाटाइड एंड टैरोफिबैन। इसका आप लोग को ये वाला ड्रग पहला वाला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये तो याद करना पड़ेगा। बाकी इन दोनों की आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो इन दोनों में फिब वर्ड आ रहा है, ठीक है।
तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। जिन्होंने रिटन टेस्ट देना है उनको तो ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा, या वो कोई निमोनिक बना लें। उसके बाद आ जाता है फोस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। जो फोस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं CAMP का लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी फोस्फोडाइस्टरेज जो है वो CAMP का लेवल कम कर रहा होता है। जब इसके इनहिबिटर्स दिए जाते हैं फोस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, तो CAMP का लेवल बढ़ जाता है। कॉज करता है वैसोडाइलेशन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 को डिक्रीज़ करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 डिक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो फोस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर अक्सर जो है वो हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस में भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने में, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये आप लोग के पास हो गए एंटी थ्रोम्बोटिक या फिर प्लेटलेट इनहिबिटर। इसका ये नाम भी याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी कोएगुलेंट्स में सबसे पहले आ जाता है हेपारिन एंड लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। लो मोलिकुलर वेट हेपारिन में आ जाता है एनोक्सापेरिन एंड डेल्टीपेरिन। इसका आप लोग को थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन इससे भी होगी कि हेपारिन का वर्ड, तो हेपारिन तो इज़ अ वेरी फेमस ड्रग, ठीक है। तो हेपारिन पैरिन जो है इन दोनों में आ रहा होगा, ठीक है, पैरिन का वर्ड जो है वो दोनों में आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये मतलब काम किस तरह से करते हैं, ये एगोनिस्ट या एक्सीलरेटर है ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 आप कह सकते हैं एक तरह का प्रोटीन है जो इनहिबिट करता है फैक्टर 10A एंड 2A, यानी थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A को जो है वो इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये हेपारिन क्या करते हैं, मतलब इससे दोस्ती कर लेते हैं, एंटी थ्रोम्बिन 3 से जो है वो दोस्ती कर लेते हैं और इसको मज़ीद एक्सीलरेट करते हैं, इसको इन्हांस करते हैं, इसको इंड्यूस करते हैं कि मज़ीद अपना काम कंटिन्यू रखो। और वो कंटिन्यू रखता है ज़्यादा फास्टली। वैसे नॉर्मली ये स्लोली इसको इनहिबिट करता है, लेकिन जब हेपारिन या लो मोलिकुलर वेट हेपारिन मौजूद हो तो फिर ये बड़ा फास्ट और बड़ा हैप्पीनेस के साथ इनको इनहिबिट करता है। और ये दोनों फैक्टर कोएगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है थ्रोम्बिन जो है, मैंने आपको अभी बताया कि ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है ताकि एक स्टेबल क्लॉट फॉर्म हो, और अगर ये ना हो तो स्टेबल क्लॉट फॉर्म नहीं होती, वो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है क्लॉट, ठीक है। अच्छा, जो हेपारिन है ये IV और सबकट दिए जाते हैं, जबकि लो मोलिकुलर वेट हेपारिन ज़्यादातर सबकट दिए जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेपारिन जो है वो IV होता है, जबकि वारफरिन जो है वो ओरल होता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हेपारिन जो है वो कॉज करता है हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बो। सो हेपारिन का एक ADR आप लोगों ने याद रख लिया, हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब आ जाता है फोंडापेरिनक्स। फोंडापेरिनक्स भी एंटी कोएगुलेंट की क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये जस्ट इनहिबिट करता है किसको, फैक्टर 10A को, ठीक है, और ये भी सब कर दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर पैरिन एंड पे नहीं आ रहा, पैरिन नक्स आ रहा है, तो आप लोगों ने इसे थोड़ा सा याद रखना कि ये है तो हेपारिन जैसा ही, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और वो क्या है, 10A को जस्ट ही करता है, ठीक है। मतलब वो जो है वो 10A को भी कर रहा था और 2A को भी कर रहा था, थ्रोम्बिन को भी, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा था, इनडायरेक्टली। मेन वो एगोनिस्ट ही एक्सीलरेशन कर रहा था किसकी, एंटी थ्रोम्बिन 3 की। उसके बाद आता है एपिक्साबैन एंड रिबोक्साबैन। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने किस तरह से याद रखनी है कि XA, ठीक है, जैसे 10 होता है, और ये बैन कि XA यानी फैक्टर 10A जो है उस पर बैन लगा देता है। ये बैन क्या करता है, मतलब ब्लॉक कर देता है उसको। तो इसके नाम से आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया, कि ये 10A को इनहिबिट करता है। तो अभी तक सब ही जो है वो 10A को ही इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है रिबोक्साबैन, एपिक्साबैन, ये नए आए हैं, ठीक है, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए, मतलब बहुत ज़्यादा रिसेंटली नहीं, थोड़े पहले के हैं ये। ऑरली अवेलेबल है, जबकि ये IV और सब करते हैं। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग वारफेरिन। वारफेरिन का मैकेनिज्म समझने के लिए याद रखना है कि विटामिन K जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलेशन के जरिए जो है विटामिन K एपोक्साइड बनती है। एपोक्साइड जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्टिवेट करती है क्लोटिंग फैक्टर्स का भी, जो हमने जो कोएगुलेशन कैस्केड पढ़ा ना सारा, उसको ये एक्टिवेट करती है डिफरेंट पाथवेज को। खासतौर पे कौन सा, 2, 7, 9 एंड 11 शायद। इसको कंफर्म करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है, कि ये कौन कौन से फैक्टर्स को जो है ये एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है विटामिन K, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्योंकि एक तरह का ये स्टोर है, ये रिजर्व है, ठीक है, तो इसने दोबारा से जो है वो कन्वर्ट हो जाना होता है एपोक्साइड विटामिन K रिड्यूस्ड फॉर्म, किसके ज़रिए, एपोक्साइड रिडक्टेज के ज़रिए, ये दोबारा, और फिर ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। फिर इसमें दोबारा कन्वर्ट होता है, फिर एक्टिवेट करता है, और फिर जो है वो दोबारा से विटामिन K रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एज रेजरवायर के तौर पर काम करता है। लेकिन वारफेरिन जो है ये इसको इनहिबिट करता है, एपोक्साइड रिडक्टेज को, जिसकी वजह से होता है विटामिन K रिड्यूस्ड फॉर्म में दोबारा आती नहीं, और दोबारा से एपोक्साइड नहीं बनती, और फिर दोबारा से जो है वो एक्टिवेशन होती नहीं है
क्लोटिंग फैक्टर्स की। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है वारफेरिन जो है वो ये ओरली दी जाती है। एक ज़रा हम कंपैरिजन में आपको बता देती हूँ वारफेरिन और हेपारिन का। वारफेरिन तो ओरल है और हेपारिन जो है आईवी या सब कट होती है। ठीक है। वारफेरिन का एक्शन डिले है। आपको लोग इस तरह याद रखोगे कि आईवी हमेशा रैपिड एक्टिंग होता है, फ़ौरन ब्लड में एंटर हो जाते हैं, और ओरली को ज़रा प्रोसीजर को टाइम लगता है। तो ये डिले एक्टिंग है, डिले एक्शन है, जबकि हेपारिन का रैपिड एक्शन होता है। ठीक है, या इंटरमीडिएट एक्शन। वारफेरिन क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में एंटर नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है हेमरेज के डर की वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको। जबकि हेपारिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, लेकिन ये ब्रेस्ट मिल्क में एंटर होता है। वारफेरिन के काफ़ी ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन है, लेकिन हेपारिन के इंटरेक्शन इतने ज़्यादा नहीं हैं। वारफेरिन जब आप लोग किसी को दे रहे हो तो आप लोगों ने मोनीटर करना है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो को मोनीटर करना है। जबकि आप किसी को हेपारिन दे रहे हैं तो फिर आप लोगों को क्या मोनीटर करना है, PTT टाइम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो मोनीटर करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं, इनमें आपके पास दो तरह की क्लासेस आती हैं, यूनिवैलेंट एंड डाइवैलेंट। यूनिवैलेंट वो है जो सिर्फ इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। थ्रोम्बिन क्या है आपके पास, वही जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, उसको डायरेक्टली इनहिबिट किया जाता है। इसकी अगर जो यूनिवैलेंट होते हैं वो सिर्फ इसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, जबकि जो डाइवैलेंट है वो एक्टिव साइट के साथ भी बाइंड करते हैं और उस साइट के साथ भी बाइंड करते हैं जहाँ पर फिब्रिनोजिन ने मेन बाइंड करना होता है। ठीक है, अब ये क्या, इनमें कौन कौन से ड्रग आ जाता है, आर्गेट्राबैन आ जाता है एंड डेबिगेट्रैन आ जाता है। ठीक है ना, इनमें गेट्रैन वर्ड जो है वो, या गैट वर्ड इनमें ख़ास तौर पर कॉमन है। ठीक है, अब ये इनका एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये यूजफुल है इन ट्रीटिंग द हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ये यूज़ होता है। फिर आ जाता है डाइवैलेंट। अब डाइवैलेंट आप लोग देखो कि एक ड्रग है जो सिर्फ एक जगह बाइंड कर रहा है, एक ड्रग है जो दो जगह जो है वो बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका ज़रा एक एटीट्यूड होगा। ठीक है, तो उनमें वो क्या होगा, ज़रा रूड हो जाता है। तो ये इससे आप लोगों ने याद रखना है र्यूडिन, बाय वेल्यूरिडिन एंड डेसीरिडिन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थ्रोम्बोलाइटिस। ये अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी तरह हम लोग जो एग्रीगेशन होने ना दें, क्लॉट फॉर्मेशन होने ना दें। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल कहीं थ्रोम्बोस फॉर्म्ड हो गया तो अब क्या करना है, अब हम लोगों ने वो स्टेप करना है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिनोजिन से बनता है प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन जो है वो इनहिबिट करता है द कन्वर्जन ऑफ द फिब्रिनोजिन इनटू द फिब्रिन, और इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द अनस्टेबल क्लॉट टू फॉर्म द स्टेबल क्लॉट। ठीक है, तो थ्रोम्बोलाइटिस में सारे एज आ रहे हैं। ठीक है, ASCRN के एंड पे आपके पास आ जाता है एल्टीप्लेज, जिसको रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है, रेडिप्लेज आ जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आ जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से, और यूरोकाइनेज जो है फ्रॉम द किडनी सेल से। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ये सारा कंप्लीट हुआ कि हम लोगों ने क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देनी। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो रही हो, ब्लड जो है वो पतला होता है, ब्लड थिन होता जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। खासतौर पे जो प्लेटलेट इनहिबिटर्स हैं उनके साथ ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो अगर ब्लीडिंग होने लग गई है तो अब क्या करना है, जो सा आप ड्रग दे रहे हो उसके हिसाब से एंटीडोट देना है आप लोगों ने। अगर आप लोग हेपारिन दे रहे हो या लो मोलिकुलर हेपारिन, ज़्यादातर हेपारिन के लिए दिया जाता है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, और अगर आप लोग तो दिया जाएगा आप लोग प्रोटामाइन सल्फेट ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ये ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लीडिंग है। और अगर आप लोग वारफेरिन दे रहे थे तो वारफेरिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन K1 विच इज़ अ फाइटोमिनाडायोन, इसको ये भी कहा जाता है, और इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी। और अगर आप लोगों ने इनमें से थ्रोम्बोलाइटिक्स दिए हैं जिसकी वजह से ब्लड इतना पतला होने लग गया कि वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आप लोगों ने दो ड्रग्स देना है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रानिजैमिक एसिड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, तो ये इनहिबिट करते हैं प्लाज्मिनोजन, यानी कि ये एक्टिवेटर हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स और ये इनहिबिटर्स हैं। सो यहाँ पर हमारी बात क्लियर हुई कि कौन कौन से हम लोगों ने ड्रग्स पढ़े हैं और कौन क्या कहाँ पर वो एक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक्ट कहाँ कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी। और ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लीडिंग एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फिजिशियन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किस तरह से ब्लीडिंग किसी को हो रही है तो किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमेशा पहले देखा जाता है कि उसका ड्रग उसने कौन सा लिया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मे भी हो सकता है कि उसको ड्रग की वजह से हो या फिर वो हेमोफिलिक हो तो उसका अलग ट्रीटमेंट रिजीम है। ठीक है, और अगर उसने कोई आप उसको पहले से कोई ट्रीटमेंट दे रहे थे जिसकी वजह से अब वो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप लोगों ने उस हिसाब से एंटीडोट देना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आए तो आपको पता चल जाए। कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।